Okay, so we were on point 2.3, discourse structure of texts. So basically here we were discussing that how texts are studied as discourse, or how texts are treated as discourse. So we were on point 3, and where we were discussing this example of Japanese and English cultures, and then we discussed how Mitchell was the first one who studied a text as discourse, and there he focused on situations of buying and selling items. So उसने उसमें ये देखा कि लोग जो हैं जब वो चीज़ों को ऑर्डर करते हैं तो ये जो ऑर्डरिंग सिचुएशंस हैं वो उनमें इंटरेक्शंस किस तरह होती हैं. सो और जब वो ऑर्डर करते हैं तो वो कौन कौन सी एट्रेंसेस यूज़ करते हैं, और उसमें उसने फिर कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिए जो लैंग्वेज यूज़र्स, उसने उसको स्टेजेस या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का नाम दिया जो लैंग्वेज यूज़र्स जो हैं वो इन इंट्रैक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं या इनको वो फॉलो करते हैं. उसका मेन कंसर्न किस में था कि लोग जो हैं जब वो अपनी टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं या अपनी इंटरेक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो टेक्सचुअल लेवल पे वो इनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. अब उसका कहना ये था कि लैंग्वेज जो है वो कोऑपरेटिवली यूज़ होती है, यानी जब भी हम किसी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो हम कोऑपरेटिव होते हैं उसके यूज़ में, यानी सामने वाला जो है वो विलिंग होता है, listener is willing to understand what the speaker is trying to say, and the speaker is willing to make sure that the listener understands what the intended meaning is. So we cooperate with each other whenever we are involved in any interaction. और जो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज है वो इमीडिएट सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एम्बेडेड होता है, यानी उसके अंदर मौजूद होता है, उससे सेपरेट नहीं होता. और इसी तरह से वो उसके साथ साथ हमारी जो ब्रॉडर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होती है उसका भी पार्ट होता है, मतलब वो जो हमारी उस वक्त की इमीडिएट सिचुएशन है उसका पार्ट तो है ही है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी की, हमारे कल्चर की जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी जिस कल्चर और सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं वो उसके अंदर भी एम्बेडेड होता है. जैसे हमने एग्जांपल्स ली थी जापानीज़ और इंग्लिश कल्चर की, तो सेम ईमेल अगर दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग पढ़ रहे हैं और उनको डिफरेंट वे, उसी सेम ईमेल को वो डिफरेंट वे में परसीव कर रहे हैं, तो वो इमीडिएट सिचुएशनल कंटेक्स्ट से बियॉन्ड जाके उसको परसीव कर रहे हैं. वो फिर उनकी वहाँ पे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बीच में आ रही है कि उनकी सोशियो कल्चरल सेटिंग में जो ईमेल्स हैं उनकी ओपनिंग कैसे होती है, या कौन सी चीज़ जो है वो उनकी ब्रॉडर जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें ईमेल्स की ओपनिंग्स के लिए कौन सी चीज़ें अप्रोप्रिएट और कौन सी चीज़ें इनअप्रोप्रिएट कंसिडर की जाती हैं. सो वेन एवर देर इज़ एन इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस, देर इज़ a principle of cooperation where people want to understand each other, and the meanings of language are not only based on the immediate situational context, but they are also based on the broader socio-cultural context as well. So एक common observation ये भी है कि जब हम, यानी दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, क्लासरूम हो, तो हमें अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि हमारी जो इंटरेक्शंस हैं वो किस तरह की होनी चाहिए. जैसे शॉपिंग मॉल में हमें पता होता है अपने सोशो कल्चरल एक्सपीरियंसेस से कि हमने कैसे इंटरेक्ट करना है, रेस्टोरेंट में कैसे इंटरेक्ट करना है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैसे इंटरेक्ट करना है, when we are within a classroom, so how we are going to interact. Like whenever I am asking you whether you have understood or not, so either you are saying yes ma'am, जी ma'am, or you are asking a question. So ये जो मैम का वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हैं, that is basically coming from your socio-cultural context where you have learned that whenever you are addressing a teacher you should address in this way. So your broader socio-cultural knowledge is coming into play, otherwise I didn't tell you to write ma'am when you are responding to me. Similarly, when you are responding to your other class fellows, you are not using this word ma'am or sir. Again, that is your broader socio-cultural knowledge, your broader socio-cultural context that is telling you that with class fellows it is not necessary to use these honorifics. So that means कि हमारी जो
सिचुएशंस होती हैं, जो सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट होती हैं, उनके अंदर हमने कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, वो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है। और कोई भी इंटरेक्शन टिपिकली या रूटीन में कैसे शुरू होती है, कैसे ख़त्म होती है, उसकी भी हमारे पास एक नॉलेज होती है। और अगर वो वैसे ख़त्म ना हो या वैसे शुरू ना हो तो उसके भी पर्टिकुलर रीजंस होते हैं और ऑब्वियसली पर्टिकुलर कंसिक्वेंसेस होते हैं। जैसे अगर आप किसी बड़े से जाके मिलें और सलाम ना करें तो उसके भी रीजंस होते हैं, जैसे आप जल्दी में थे, आपने ध्यान नहीं दिया, या आप नाराज़ थे उस बड़े से, आप बात नहीं करना चाह रहे थे, और ऑब्वियसली उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, आपको डांट पड़ेगी, आपको बुरा कहा जाएगा, या लोग कहेंगे कि दैट पर्सन इज़ रूड, या उस बड़े को रियलाइज़ होगा कि ओके मैंने इसको डांटा था, अब ये मुझसे नाराज़ है। सो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर, यू कैन से, फॉलो करेंगे आप उन रूल्स को तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नहीं फॉलो करेंगे तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और ये कॉन्सिक्वेंसेज भी हमारी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ही डिटरमिन करती है। अब हमारे पास एक और स्कॉलर है हुज नेम इज़ हसन। इन 1989 ही ऑल्सो स्टडीड सम डिस्कोर्सेज, और उस पर उसका फोकस किस पे था, सर्विस एनकाउंटर्स पे। सर्विस एनकाउंटर्स वो एनकाउंटर्स होते हैं जहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हु इज सपोज टू प्रोवाइड यू सम सर्विस। उसमें भी उसने फोकस किया किस चीज़ के ऊपर, वो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो सर्विस एनकाउंटर्स होते हैं इनमें कौन से स्टेप्स या स्टेजेस ऑब्लिगेटरी हैं और कौन सी ऑप्शनल्स हैं। मतलब कौन सी चीज़ें या कौन सी अट्रेंसेस या स्टेजेस या स्टेप्स आपने लाजमी फॉलो करने हैं और कौन से ऑप्शनल हैं कि आपकी मर्ज़ी, आप फॉलो करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। फॉर एग्जांपल, एक सर्विस एनकाउंटर में ग्रीट करना किसी को इंग्लिश में जो है, जब आप किसी से कुछ ख़रीद रहे हो तो किसी को ग्रीट करना जो है वो कंपल्सरी नहीं है। यानी आप दुकानदार के पास जाएं, आप उसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जाके आप उसको सलाम करें या हेलो आए बोलें। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये एक ऑप्शनल स्टेज है। आप चाहें तो आप उसको फॉलो करें, ना चाहें तो ना फॉलो करें। सो ग्रीटिंग जो है वो सर्विस एनकाउंटर्स में ऑब्लिगेटरी नहीं है। दूसरी चीज़ जो उसने पॉइंट आउट की वो उसने ये की कि इन स्टेजेस को जो है सर्विस एनकाउंटर्स की परफॉर्म करने के भी बेशुमार तरीके हैं, न्यूमरस वेज हैं। क्योंकि आप किसी भी शॉप में जाएं तो डिफरेंट कस्टमर्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में जो है वो शॉपकीपर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल वेज टू परफॉर्म दीज स्टेजेस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज यूज़। जैसे आप, कुड यू प्लीज शो मी एन एंड्रॉयड फ़ोन, कैन आई हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, फ़ोन एंड्रॉयड, डू यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन, हाउ मच इज़ द एंड्रॉयड फ़ोन, वट टाइप ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन डू यू हैव। या फिर आप किसी ब्रांड नेम का नाम ले सकते हैं कि फ़लाँ एंड्रॉयड फ़ोन फ़लाँ मॉडल है। सो डिफरेंट वेज में या डिफरेंट अट्रेंसेस के साथ आप अपनी कन्वर्सेशन को सर्विस एनकाउंटर में स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसी तरह से डिफरेंट वेज में आप उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो कोई बहुत फिक्स या कंपल्सरी अट्रेंस नहीं है कि जिसके साथ आपने लाजमी शुरू करना है और लाजमी एंड करना है। बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो हैं वो कंपल्सरी हैं। जैसे आप कोई चीज़ लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ का पूछेंगे, आपको वो चीज़ दिखाई जाएगी, आप उसकी प्राइस पे करेंगे, आप वो चीज़ लेके आएंगे। या अगर आपको नहीं पसंद आएगी या प्राइस आपको पसंद नहीं आएगी तो आप नहीं लेंगे या कोई और चीज़ मांगेंगे। तो देर आर सर्टन स्टेप्स दैट आर ऑब्वियसली ऑब्लिगेटरी, बट हाउ दो स्टेप्स आर uttered in language that is not obligatory। आप उन्हीं स्टेप्स को डिफरेंट वेज में डिफरेंट अट्रेंसेस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हैं टेक्स्ट के, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज के अंदर जो है वो आप उनको याद करके जाएं या उनको याद रखें कि आपने लाजमी वही परफॉर्म करने हैं, आप उनको अल्टर नहीं कर सकते या उनके बगैर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर फंक्शन ही नहीं कर सकते। अगर आपके लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स आपकी नॉलेज में हैं और आपको ओवरऑल जनरल
कन्वेंशंस का पता है, तो यू कैन फॉर्मुलेट योर अटरेंसेस एंड यू कैन फंक्शन इन एनी सोशल सिचुएशन। इसी तरह से रिसर्चर्स ने जो है वो नेचुरली अकरिंग जो टॉक है उसके ऊपर भी बहुत फोकस किया है, और इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्सेशंस होती हैं उन पे भी बहुत फोकस किया। अब दोनों में फ़र्क क्या है, नेचुरली अकरिंग टॉक और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्सेशन में? देखें, नेचुरली अकरिंग टॉक होती है जैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, आप किसी शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर से बात की, आपने टैक्सी ड्राइवर से बात की, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से बात की, even in the classroom when you are talking to your teacher or a teacher is talking to students, all that is naturally occurring talk. Institutionalized conversations are those conversations like if there is a doctor, there is a conversation between a doctor and a patient, there is a conversation between let's suppose somebody is taking an interview, और एक पर्सन जो है जैसे जॉब इंटरव्यू है या इवन किसी टॉक शो का इंटरव्यू है, तो उसका एक प्रॉपर एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस भी प्री डिटर्मिन्ड होंगे, और फिर जाहिर बात है उसी स्ट्रक्चर के साथ उसको फॉलो किया जाएगा। सिमिलरली अभी अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं तो अगेन उसके भी कुछ प्री डिटर्मिन्ड स्टेप्स होते हैं, और वो उसी इंस्टीट्यूशनलाइज सेटिंग के अंदर वो कन्वर्सेशन जो है वो हो रही होती है, तो वो फिक्स्ड होती हैं। बट अगेन दैट ऑल्सो इज़ अ नेचुरली अकरिंग टॉक। इंस्टीट्यूशनलाइज ज़रूर है लेकिन हो तो एक्सटेम्पोर रही है। तो दोनों को ही रिसर्चर्स फोकस करते हैं, दोनों को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, एंड ऑब्वियसली फिर उनके डिफरेंसेस को भी वो एनालाइज करते हैं। उन्होंने कन्वर्सेशनल ओपनिंग्स को एग्जामिन किया है, क्लोजिंग्स को एग्जामिन किया है, टर्न टेकिंग्स को एग्जामिन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इन्वेस्टिगेट किया है जो टॉपिकल शिफ्ट है उसको लोग कैसे मैनेज करते हैं। जैसे अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पे, तो वो टॉपिक शिफ्ट जब होगा तो कौन शिफ्ट करेगा, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व होते हैं, पावर डायनामिक्स भी हैं और बहुत सारी हायरार्कीज हैं कि कौन टॉपिक को शिफ्ट करेगा, कौन किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो टॉपिक चेंज करे। टॉपिक चेंज करने के लिए कौन, या पिछले टॉपिक को ख़त्म करने के लिए कौन सी फ्रेजेस यूज़ की जाएंगी, कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपने लाजमी वो कन्वेंशंस फॉलो करनी हैं। एंड अगेन ऑल ऑफ दैट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये सारी जो स्टडीज़ हैं ये सब की सब डिस्कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट में स्टडी की जाती हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। That's good. Okay, our next point or topic is cultural ways of speaking and writing. Speaking and writing is natural, right? All of us do speak, and if we learn how to write, then we write. So जो cultural ways हैं, that means कि even अगर हम English language की भी बात करें तो English language के जो speakers हैं they are not restricted to one country or one nationality. अगर हम native speakers की भी बात करें तो they are in England, they are in Ireland, they are in Scotland, they are in Americas, they are in Canada, they are in South Africa, Australia, New Zealand, and all the cultures are different from each other. Then there are Commonwealth countries like Pakistan, India, Bangladesh, and other countries where English is used as second language, and in many households it is the first language for many people. Yes, Tuba, every culture does have its own way of using language. So then हमारी जो language है उसके अपने कुछ structures हैं जिनको हम linguistic structures कहते हैं, और फिर उन structures को हमने कैसे यूज़ करना है speaking और writing में, उनको हमारा कल्चर जो है वो भी डिटरमिन करता है। तो जब हम डिस्कोर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज कहाँ कन्वेंशनल या कल्चरल वे में यूज़ हो रही है, तो दैट इज़ व्हेन वी आर डिस्कसिंग और स्टडिंग डिस्कोर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। सो लैंग्वेज का यूज़ ऑब्वियसली स्पेसिफिक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एम्बेडेड होता है। सो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं
स्पीच में भी, राइटिंग में भी, और ऑब्वियसली उनके लैंग्वेज के थ्रू चीज़ें करने के मेथड्स भी डिफरेंट होते हैं। इवन अगर आप एक ही इंडिविजुअल की बात करें और एक ही कल्चर और एक ही लैंग्वेज की भी बात करें, तो लेट्स सपोज व्हेन अ टीनेजर इज विद his or her friends, let's suppose there is a group of 5-6 boys 15 or 16 years of age in the playground. The way they utilize the language is different, or the way they use their language structures, or the type of vocabulary they use, the type of turn taking they do, that is different. When that same group of boys is sitting in a drawing room in the presence of their elders, the language that they use, the turn taking that they do, the vocabulary that they use becomes different, even though the culture and language still remain the same. So the culture is not only determining the ways of use of language across cultures, it is also determining the ways in which you use language within that culture in different situations and in different contexts, and when you are in different groups. The type of language that is used in mixed gatherings where male and female both are present, and the type of language that is used in groups where only male or only female are present, or the topics that are discussed, again that is different, and that difference again is culture specific. So again, cultural ways of speaking and writing. So this aspect was basically explored by Hyams in 1964, and basically his work was a reaction to what there were these views जिनमें ये कहा जाता था कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कैसे व्यूज थे, जब वो लोग लैंग्वेज को, जो स्कॉलर्स थे वो जब लैंग्वेज को स्टडी करते थे तो वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को उसकी स्टडी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते थे। मतलब उनका ये मानना था कि लैंग्वेज को स्टडी करते हुए हमें सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और लैंग्वेज को एज सेपरेट एंटिटी स्टडी करना चाहिए। तो हाइम्स was against this concept, so he made that study as a reaction to that perception. So he was focused on speech events and related aspects of role and relationship of the interlocutors. Interlocutors basically वो लोग होते हैं जो किसी भी कन्वर्सेशन में आपस में बात कर रहे हों। एजेंडा यानी जो उस टॉपिक, उस स्पीच इवेंट का जो भी जो रीज़न या टॉपिक या कोई भी जो उसका मेन फोकस होगा उस स्पीच इवेंट का, वो एजेंडा कहलाएगा। और उसकी एक कल्चर स्पेसिफिक सेटिंग होगी जो हमारे लिंग्विस्टिक बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो उसका फोकस किस चीज़ पे था? स्पीच इवेंट्स पे और उन स्पीच इवेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे। कौन से स्पीच रिलेटेड एस्पेक्ट्स? रोल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ इंटरलोक्यूटर्स, एजेंडा, कल्चरली स्पेसिफिक सेटिंग्स, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिंग्विस्टिक बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। जैसे यूज़ ऑफ प्लीज़ एंड थैंक्स इन हाईली रिचुअलाइज्ड इन केस ऑफ जापान। जैसे जापानी कल्चर जो है वहाँ पे आपने प्लीज़ कैसे कहना है, थैंक यू कैसे कहना है और किस को कैसे कहना है। अगर आपसे कोई इंसान जो है वो लेट्स सपोज के 10 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, फैमिली में अर्निंग मेंबर है, फैमिली में नॉन अर्निंग मेंबर है, मेल है, फीमेल है, उस हिसाब से किसको कैसे थैंक यू कहना है, किसको कैसे प्लीज़ कहना है, दैट इज़ हाईली रिचुअलाइज्ड, राइट? बट दैट इज़ हाउ इट इज़ डन इन जापान। बट ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो प्लीज़ और थैंक्स के वो वाले रिचुअल्स आप जापान में भी फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वेस्टर्न कल्चर्स रूड हैं, इट्स जस्ट दैट उनके जो पोलाइटनेस प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम जापानीज कल्चर। उनके पोलाइटनेस प्रिंसिपल्स में जो चीज़ें पोलाइट कंसिडर की जाती हैं और जो चीज़ें रूड कंसिडर की जाती हैं वो जापानीज कल्चर के पोलाइटनेस और रूडनेस के जो मैकेनिज्म्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे डिफरेंट हैं। बट ऑब्वियसली अगेन जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर है दोनों कल्चर का वो स्टिल सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है।
तो जब से जो है वो फील्ड ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस स्टार्ट हुई है, डेवलप हुई है, स्कॉलरली डिफरेंसेस ऑब्वियसली डिस्कोर्स एनालिसिस की नेचर पे रहे हैं. इन एवरी फील्ड दीज डिफरेंसेस exist, and that is how the fields develop and grow and progress. So जो रिसर्चर्स हैं सोशल साइंसेस की फील्ड से जो डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, वो डिस्कोर्स एनालिसिस तो कहते हैं अपनी जो भी उनका जो वर्क है उसको, लेकिन वो उसको डिफरेंट वे में परसीव करते हैं. और जो टेक्सचुअली ओरिएंटेड डिस्कोर्स एनालिसिस है उसकी अप्रोचेज जो हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की, या जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है वो टोटली डिफरेंट है. यानी जो सोशल साइंसेस के स्कॉलर्स हैं वो जब डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं तो उनकी थ्योरीज, उनकी मेथोडोलॉजीज या उनका जो परसेप्शन ऑफ डिस्कोर्स है वो डिफरेंट होता है. और लिंग्विस्टिक्स के जो स्कॉलर्स हैं जब वो डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं तो उनका जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो टेक्स्ट ओरिएंटेड होता है. एंड ऑब्वियसली उनकी थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस और उनकी जो मेथोडोलॉजीज हैं वो फिर उससे डिफरेंट होती हैं. लेकिन हाइम्स का ये मानना था, या फेयरक्राफ्ट का ये मानना है कि जो दोनों व्यूज़ हैं, यानी जो सोशल साइंसेस का जो व्यू है डिस्कोर्स का, डिस्कोर्स एनालिसिस का, और जो टेक्सचुअली ओरिएंटेड जो डिस्कोर्स एनालिसिस का व्यू है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप सोशल साइंसेस के व्यू से डिस्कोर्स एनालिसिस में स्टडी करते हैं वो आप टेक्स्ट ओरिएंटेड डिस्कोर्स एनालिसिस में स्टडी नहीं कर सकते या नहीं करते, और वाइस वर्सा. बेसिकली एंगल थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर स्टडिंग डिस्कोर्स, तो वो एक जैसे ही हैं. बिकॉज बोथ जो स्टडीज़ हैं या बोथ जो अप्रोचेज़ हैं दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड सोशल ओरिएंटेशंस ऑफ डिस्कोर्स. और दोनों ही जो हैं वो डिस्कोर्स को एनालाइज करती हैं उसकी लिंग्विस्टिक और सोशल सेटिंग्स के अंदर. फिर मिल्स ने एक और जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस के हवाले से एक और एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है कि वैरायटी ऑफ यूजेजेस भी हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर. कि डिस्कोर्स जब यूज़ किया जाता है तो वो डिफरेंट वेज में यूज़ होता है, उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यूज़ की. तो फिर उसका एनालिसिस भी डाइवर्सिफाई होगा, उसका एनालिसिस भी डाइवर्स डायरेक्शंस लेगा. वो भी किसी एक एंगल से पॉसिबल नहीं है. जिस तरह यूजेज जो डिस्कोर्स के हैं वो डिफरेंट हैं, उसी तरह से डिस्कोर्स एनालिसिस भी एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट तक ओवर द ईयर्स शिफ्ट होता रहा है. कुछ स्कॉलर्स एक एस्पेक्ट से डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं, कुछ दूसरे एस्पेक्ट से करते हैं, कुछ मल्टीपल एस्पेक्ट से करते हैं. सो ऑल द अप्रोचेज आर एनालाइजिंग डिस्कोर्स बट फ्रॉम डिफरेंट perspectives. So these points are basically repetition, so we will skip them. Okay, I hope this point is also clear, the cultural view of discourse. If there is any question, you can ask. Okay, so we are